प्रिज्म की बात करने वाले हैं आज हम। क्या होता है प्रिज्म, आप लोगों से पूछ ही लिया मैंने, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने बताई नहीं मुझे। अब जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लीजिए ध्यान से। दो तीन शब्द हैं बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े काम के। पहली बात, होमोजीनस होना चाहिए। होमोजीनस समझते हैं, एक जैसा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, होमोजीनस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और कम से कम दो या उससे ज्यादा सरफेसेस होने चाहिए। कम से कम दो या उससे ज्यादा सरफेस होने चाहिए, है ना, जिनके बीच का एंगल 0 या 180 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है, 0 या 180 नहीं होने चाहिए। ये जो दो सरफेसेस हैं इनको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। एक फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और दोनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, नॉन पैरेलल। 0 पे पैरेलल हो जाते हैं, 180 पे एंटी पैरेलल हो जाते हैं, मतलब बात एक ही है, मैथमेटिकल थोड़ा सा फर्क है। 0 या 180 नहीं होना चाहिए, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नॉन पैरेलल होने चाहिए। तो होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम having at least two or more than two refracting surfaces, and these two refracting surfaces must be non-parallel to each other। याद रहेगा, डेफिनेशन ऐसे रट्टा नहीं मारा जाता, समझने वाली बात है। होमोजीनियस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कम से कम दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने चाहिए। ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कह देंगे, प्रिज्म कह देंगे। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन हम कराएंगे तो लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाती है, डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है। जितना अपने पाथ से वो डेविएट हो जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, और वही हमें निकालना है इसमें। तो ये आपका प्रिज्म है, पहले समझ लीजिए। ये नाम इसका रख देते हैं ए बी सी। इसको कहते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इसको कहते हैं एपेक्स। और ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, या इसी को रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहा जाता है। समझ लीजिएगा ध्यान से, प्रिज्म में दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक पहले सरफेस पे, एक दूसरे सरफेस पे। पहले सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो वहां एक रिफ्रैक्टिंग एंगल आएगा, दैट इज R1। दूसरे सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होगा वहां एक रिफ्रैक्टिंग एंगल आएगा, दैट इज R2। ये वाला जो एंगल है उन दोनों के सम के इक्वल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। लाइट रे जब डालेंगे तो यूं आएगी, या नॉर्मल डालेंगे तो मीडियम बदल रहा है, लाइट जा रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ इस तरह से। यहाँ दूसरा नॉर्मल डालेंगे तो ये जाएगी यूं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पहले सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दूसरे सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये पहले सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दूसरे सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इन दोनों का जो सम होगा वो होगा एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल, इसलिए ऐसा कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? ये मैंने बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया प्रिज्म का, नोट करना है नोट कर लीजिए, पिक्चर लेनी पिक्चर ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया?
ये डिस्क्रिप्शन दिया था, आप कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं इसको, कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमर्जेंट रे है। नामकरण कर सकते हैं पी क्यू आर एस। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमर्जेंट रे है। यहाँ नॉर्मल डाला तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पहले सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ नॉर्मल डाला ये दूसरे सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। कभी भी प्रिज्म में ध्यान दीजिएगा, ये रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल नहीं होती है, ये थोड़ी सी टिल्टेड रहती है, स्लैंटिंग लाइन होती है हमेशा, है ना। लेकिन अगर एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम कंडीशन आएगी तो ध्यान रखना, कभी कुछ केसेस में आपको, या ज्यादातर मोर देन 80% केसेस में आपको ये स्लैंटिंग लाइन मिलेगी। लेकिन अगर मिनिमम डेविएशन कंडीशन आएगी, आगे आएगी, अभी बता देता हूं ताकि याद हो जाए आप लोगों को। मिनिमम डेविएशन में ये रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म हो जाती है। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज बेस ऑफ प्रिज्म। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, कब? जब आएगी कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ऐसा कब होगा? जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। और इस कंडीशन में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी बराबर हो जाते हैं। तो डायग्राम बनाते हुए मोस्टली स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। तो पहले बता रहा हूं, इसको सीधा नहीं करना है, सीधा बस एक ही कंडीशन में करना है, जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है तब। बात समझ में आ रही है? ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये जाना चाहती थी कुछ ऐसे, लेकिन चली गई ऐसे, तो इतने एंगल से ये अपने पाथ से बैंड हो गई, डेविएट हो गई। जितने एंगल से ये डेविएट हुई है इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को फाइंड आउट करने की जद्दोजहद चलेगी इस टॉपिक में। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अभी तक बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूं इसका, अभी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। नोट कर लीजिए, नोट करना है तो। हो गया भाई? इतनी बात समझ में आ गई? चले आगे। ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे बता चुका। ये नॉर्मल है, n1 कह सकते हैं उसको। ये दूसरे सरफेस का नॉर्मल n2, इस पॉइंट को n कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले सरफेस पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये पहले सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जाना था इसको ऐसे, चली गई ऐसे, ये एंगल ऑफ डेविएशन। अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए जरा समझने की कोशिश करते हैं, डेल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं हम, ए क्यू एन आर। ए क्यू एन आर क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? पक्की बात है। तो एंगल ए, एंगल नहीं लगा रहा, अंडरस्टूड है, समझ जाइएगा, एंगल्स की बात चल रही है। ए प्लस 90 प्लस एन प्लस 90 कितना होगा? इतनी बात समझ में आई? क्यों 90 90 लिए? ये नॉर्मल का एंगल है बेटा, नॉर्मल तो 90 पे बनेगा। तो ये 90 90 कितना हो जाएगा? 180, और उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? बात समझ में आई? अब आगे चले, ट्राइंगल क्यू एन आर। एक ट्राइंगल है और किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो मैं कह सकता हूं R1 प्लस R2 प्लस N इक्वेशन 2 और 3 में RHS पे कितना है? 180 डिग्री। RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। A प्लस N इज इक्वल टू R1। A की वैल्यू कितनी आ गई? यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे ये एंगल I वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, किस किस के लिए? एंगल 1 और R1 के लिए, तो वैल्यू इनकी सेम होगी। ऐसे ही एंगल E वर्टिकली ऑपोजिट है किसके लिए? एंगल 2 और R2 के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं? I इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस R1, और E इज इक्वल टू, यहां से R1 निकाल लूं तो I माइनस एंगल 1 हो जाएगा, और यहां से R2 निकाल लूं ठीक है। और आप देखें साथ में, तो ये जो इसको पॉइंट को नाम देता हूं M, तो ट्राइंगल MQR में डेल इज द एक्सटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू इंटीरियर ऑपोजिट के सम के इक्वल होगी। तो डेल की वैल्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगी, ठीक है। यहां से R1 R2 ले लो, या एंगल 1 एंगल 2 भी ले सकते हैं। एंगल 1 कितना लिख सकता हूं मैं? और इसको, पक्की बात है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? R1 R2 की वैल्यू इक्वेशन 4 से कितनी आ रही है? तो डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A लिखा जा सकता है, यही तो चाहिए था। ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे कह सकते हैं A प्लस डेल इज इक्वल टू I प्लस E। ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जिसके लिए हम मैथ कर रहे थे आ गया। यहां तक कोई दिक्कत समस्या है बेटा? यहां तक आ गया? कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। तो हमने क्या निकाला? एंगल ऑफ डेविएशन। अब कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो देख सकते हैं। एक तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है, एक एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है, और एक मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड कर रहा है।
मटेरियल बदलने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने से डेविएशन कम ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? आराम से पढ़ लीजिए, किसी को किसी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और नहीं है तो उसको नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, चलें आगे। इसमें ग्राफ बनाया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ बनाया जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ग्राफ है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन से नहीं आया है। मैथमेटिकल इक्वेशन का ग्राफ तो आप जानते हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स से बनते हैं। ऐसी शेप नहीं है इसकी, प्रैक्टिकल करके ऑब्जर्व किया जाता है तो वो वैल्यूज प्लॉट कर दी जाती हैं ग्राफ पेपर पे, तो इस तरह का ग्राफ सामने आता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे बदलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू बदलेगी। तो शुरू में तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है वैल्यू कम हो रही है, कम होते होते मिनिमम हो जाती है। उसके बाद अगर एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस टाइप का ग्राफ मिलता है, इसको कहते हैं डेल एम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। और आई डैश या आई की एक सर्टेन वैल्यू पे मिलता है। इसमें मजेदार बात यह है कि आप किसी भी एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू की बात करें तो देखिए, जैसे मैं एक वैल्यू चूज कर लूं, कोई भी एक वैल्यू है, तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये I1 पर भी है और यही वैल्यू रिपीट हो रही है। हर एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यूज आपको मिलेंगी। सिर्फ एंगल ऑफ डेविएशन का मिनिमम वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो ए की वैल्यू पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस की ए की वैल्यू पे रिसीव होती है। For every angle of deviation, there are two different values of angle of incidence. Only angle of minimum deviation is attained at a certain unique value of angle of incidence. बात समझ में आई? ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कई बार बनवा लिया जाता है, आना चाहिए आप लोगों को। और इसमें मजे की बात प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है इस सिचुएशन में आई ई के इक्वल हो जाता है, R1 R2 के इक्वल हो जाता है, और रिफ्रैक्टेड रे becomes parallel to the base of prism। बात समझ में आई? इसी के बिहाफ पे एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर करता है वो रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। पहुंचते हैं वहां तक कैसे होगा। डायग्राम याद है? दोबारा बनाऊं? दोबारा बना देते हैं, कोई बात नहीं। मिनिमम डेविएशन में वैसे ही बदल जाएगा, मिनिमम डेविएशन की बात हम कर रहे हैं। बंद कर लो बेटा इसको, कहीं से भी आ रहा है। मंटू की जरूरत नहीं है। देखिए जरा, अब जब डेल मिनिमम है तो अभी क्या पढ़ा, a प्लस डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई।
जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आएगी तो आई और ए इक्वल हो जाएंगे। व्हेन डेल इज इक्वल टू डेल मिनिमम, तो आई इज इक्वल टू ई हो जाएगा बेटा। तो a प्लस डेल एम इज इक्वल टू आई प्लस आई लिख सकते हैं, और i की वैल्यू बात समझ में आई? अच्छा, एक और इक्वेशन पढ़ी थी हमने अभी डेरिवेशन करते हुए, एंगल a की वैल्यू r1 प्लस r2 होती है। यहां फिर से जब डेल डेल मिनिमम के इक्वल होगा तो r1 और r2 इक्वल हो जाएंगे, दोनों को r कह सकते हैं। तो a की वैल्यू r प्लस r, अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करें। तो म्यू क्या जानते हो आप? साइन आई बोले तो a प्लस डेल एम बाय 2, और साइन आर बोले तो इस इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन को हम कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूमेरिकल्स तो बनते ही हैं इसके बहुत सारे। देखिए, पढ़िए, समझिए, कोई डाउट है तो बताइए। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? तो एक ही है प्रिज्म का, ये बाहर तो एयर है। यहां तक बात समझ में आई? नोट कर लीजिए फिर इसको।